से होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे, बेसिकली जैसे लास्ट वीडियो आपने देखा ESBI कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने जिक्र किया है ना, और वो काफी लोगों को हेल्प कर रहा है उन चीजों को समझने में, क्या उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस पे कैसे आना चाहिए। सो बहुत से लोगों ने क्वेरीज की कि सर अगर ये सारी चीजें ऐसे हैं तो अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाहे तो मतलब वो क्या कर सकता है। तो बेसिकली आज हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक ये है कि हम बिजनेस के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करने वाले हैं। मेरे पास में जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन मैं चाहूंगा आपको वो चीज शेयर करना। सो बेसिकली बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आज आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। आज इंडिया में काफी तेजी से लोग ग्रो कर रहे हैं और वो एक जॉब वाली मानसिकता को छोड़कर आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है, वो जॉब क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और इस रेस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग का ये पूरा टॉपिक डिजाइन है और आपको बहुत 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 ध्यान से पूरे सेशन को लास्ट तक देखना है। बट बिफोर प्रोसीडिंग, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम जितने ज्यादा लोगों तक इन चीजों को पहुंचाएंगे उतना ज्यादा हम लोगों की मदद कर पाएंगे। राइट, लेट अस अंडरस्टैंड कि बिजनेस क्या है ना, व्यवसाय। तो व्यवसाय हम काफी चीजों पे करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत रेयर और बहुत कम लोग इन चीजों पे आते हैं, है ना। जैसा आपने ESBI कॉन्सेप्ट में भी देखा कि बहुत कम लोग ही इस कैटेगरी में आते हैं, बहुत अधिकतर लोग E और S कैटेगरी में होते हैं। अगर अभी भी नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको वो कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। तो अभी जब बिजनेस की बात करते हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या इन बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। वैसे जरूरत तो बहुत चीज होती है, बट आज हम कुछ मेजर मुद्दों की बात करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिसकी जरूरत होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो द नंबर वन थिंग आपको जो चाहिए एक बिजनेस को शुरू करने के लिए वो है एक आइडिया। हाँ दोस्तों देखो, आइडिया अगर आपके पास नहीं होगा ना तो आप किस चीज पे काम करोगे, किस चीज पे अपना व्यवसाय शुरू करोगे। तो आपके पास एक बहुत सॉलिड आइडिया का होना जरूरी है। और रीजन क्या है, देखो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको उस कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो मैं कहूँगा आइडिया नहीं, यूनिक आइडिया का होना आपके पास में बहुत जरूरी है। अभी एक आइडिया ऐसा होना चाहिए ना कि आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर आपने मार्केट में जो चीज की डिमांड है, अगर उस डिमांड को फाइंड आउट कर लिया और अगर उसके अगेंस्ट में आप सप्लाई देना शुरू कर दें, क्या अगर आप उस डिमांड के अगेंस्ट में आप सप्लाई देना शुरू कर दें तो आप देखोगे कि आपका जो वो आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, वो काफी तेजी से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आइडिया की आवश्यकता है कि आपके पास एक सॉलिड आइडिया होना चाहिए जो मार्केट में आपको सर्वाइव करा सके। अब आइडिया ही क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं, आइडिया तो एक मेजर फैक्टर है जो आपके पास में होना चाहिए, बट द सेकेंड थिंग इज कि उस आइडिया पे आपके पास में कितनी इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और मैक्सिमम लोग यहाँ पे आकर के रुक जाते हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट एक बड़ा मुद्दा होता है? क्योंकि लोग के पास में पहली चीज तो इतना अमाउंट नहीं होता है। जनरली दिख रहा है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में, है ना। पुअर क्लास की तो हम बात अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली हम देखें तो ये जो मिडिल क्लास होता है यही सबसे ज्यादा आप कहते हो मार खाता है ना। तो इसके पास एक बहुत बड़ी लागत नहीं होती, और जितना बड़ा आपका बिजनेस करना चाहोगे उतनी बड़ी आपको लागत लगानी पड़ेगी। जितना छोटा बिजनेस होगा उतनी कम लागत होगी, लेकिन लागत तो लगानी पड़ेगी। सो इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट आता है जहाँ पे मैक्सिमम लोग अपने कदम को पीछे ले लेते हैं। ठीक है, अब आइडिया की बात हमने कर ली, हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली। अब थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बिजनेस के लिए जरूरी होता है वो क्या होता है गाइस? वो होता है आपके पास में कोई नॉलेज का होना। नॉलेज का होना मतलब बिजनेस कैसे रन करते हैं, क्या उतार चढ़ाव उसमें आते हैं, किन चीजों को फेस करना पड़ता है। अगर आपके पास एक थोड़ा सा नॉलेज अगर नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कहूँ तो, है ना, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो शायद ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि आप अपने व्यवसाय को एक अच्छे उच्च स्तर तक लेकर जा सके, एक हाई लेवल तक ले जा सके और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, मैं रिपीट करता हूँ। आइडिया आपके पास में सॉलिड आइडिया और यूनिक आइडिया का होना जरूरी है। द सेकंड वन इज आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट का होना जरूरी है। जितना बड़ा व्यवसाय उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट क्या है आपका थर्ड पॉइंट है आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। अब क्या सिर्फ ये 3 चीजें ही चाहिए? नहीं, अभी इसमें लगभग 3 से 4 चीजें और हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और वो आपके बिजनेस कितना दूर तक आप लेकर जा सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, इस पे असर डालती हैं।
सो चौथा पॉइंट इस कड़ी में जो आता है दोस्तों कि आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो आता है प्लेस या जगह जहाँ पे आप अपना सेटअप लगाओगे, जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में होना चाहिए, एक ऑफिस आपके पास में होना चाहिए, जहाँ पे आप जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा तो आपके पास प्लांट सेटअप होना चाहिए। मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज है जो स्टार्टिंग में नहीं तो आगे चल के आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपके ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है जहाँ पे ढेर सारा वर्क हो रहा होगा आपका। ये सारा जो सेटअप होता है मतलब एक पर्टिकुलर जगह की नीड आपको चाहिए होती है और उसके लिए आपको या तो रेंट देना पड़ता है या तो आपको खुद उसको परचेस करके वहाँ पे सेटअप करना पड़ता है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में ही आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये आता है हमारा एक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। मतलब आपको ढेर सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है अपनी बिजनेस को रन करने के लिए, जिनको आप स्टाफ बोलते हो, आप मैनेजमेंट की टीम बोलते हो, आप वर्किंग फोर्स बोलते हो, आप किसी भी ग्रुप को ले लो, जो भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो भी आपकी कंपनी को रन करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो मतलब आपको ढेर सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी और वो एक गुड क्वालिटी HR होगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से ग्रो करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो आता है कि भाई जब बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो फ्रॉम द फर्स्ट डे सीधे बूम कर जाएगा। स्टार्टिंग में तो काफी अप एंड डाउन आते हैं, बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशंस को फेस करना पड़ सकता है, हाई कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। इन दिस केस आपके पास में एक इमरजेंसी फंड का होना जरूरी है, एक सरप्लस फंड का होना जरूरी है जो उस मोमेंट पे आपको सपोर्ट कर सके, है ना। रीजन बीइंग जैसे आपने अभी कोविड टाइम में देखा तो इस जगह पे कितने बिजनेसेस तबाह हो गए, क्यों? क्योंकि उनके पास में एक सरप्लस फंड नहीं था, एक इमरजेंसी फंड नहीं था और इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया था। तो आज आपको ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आफ्टर कोविड, मैं कहूंगा कि आपके पास एक सरप्लस फंड का होना बहुत जरूरी है, इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है जहाँ पे मैक्सिमम लोग आकर के अटक जाते हैं एंड दैट इज हाई रिस्क। तो एक ये जो रिस्क फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि मैक्सिमम लोग इस पॉइंट पे आकर के अपना विकेट आउट कर लेते हैं, विकेट गिरा लेते हैं। बॉस आइडिया उनके पास में हो सकता है, वो नहीं होगा तो कहीं से मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो लागत का इकट्ठा कर लेते हैं, फंड्स का इकट्ठा कर लेते हैं, उनके वो क्वालिटी HR को ढूंढ सकते हैं, एक अच्छा खासा समय देना पड़ता है बिजनेस में, 4 से 5 साल वो भी दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना जहाँ पे सबके विकेट गिर जाते हैं वो होता है हाई रिस्क। पीपल आर अनएबल टू टेक रिस्क। बेसिकली लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, है ना। और इस वजह से मैक्सिमम लोग लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। अगर कोई करना चाहता है तो वो इस फैक्टर पे आके रुक जाता है क्योंकि देखो कोई भी इंसान अगर 10, 20, 50 लाख करोड़ लगा रहा है ना तो बट ऑब्वियस है उसके बाद में फिर उतना रिस्क बढ़ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के रेशियो में वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और इस वजह से मैक्सिमम लोग अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। तो मैं एक बार फिर से इन सारे पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ आपके सामने कि बिजनेस को करना है, बड़े बिजनेस को करना है तो फिर आपको किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है। तो नंबर 1 जो मैंने बताया था वो मैंने आइडिया बताया था। सेकंड जो मैंने बोला आपको वो मैंने बोला नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस का मैंने बोला आपको। सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला, थर्ड पॉइंट जो मैंने आपके पास में बोला दैट इज इन्वेस्टमेंट। फोर्थ वन इज प्लेस या ऑफिस की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। फिफ्थ वन इज आपको एक अच्छा खासा वक्त देना पड़ता है, यानी गुड टाइम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में आता है आपका क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड आपको होती है। फिर आपका जो मैंने बताया वो बताया कि आपको क्या चाहिए, एक सरप्लस फंड चाहिए, एक इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द लास्ट वन इज हाई रिस्क। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर्स होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं आपको बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपके पास में सारी चीजें अवेलेबल हैं? सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा क्या आपके पास ये सारी चीजें हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारे पॉइंट्स पे आपको कमांड है, आप अगर श्योर हैं कि हाँ आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिए, जॉब क्रिएट करने पे लगी अच्छे तरीके से और खूब तरक्की करिए। लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग के पास में इसमें से किसी भी पॉइंट का कोई भी श्योरिटी नहीं है और इस वजह से वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो अब जब बात हम बिजनेस ही कर रहे हैं तो हमें ये तो पता चले कि किन किन चीजों की जरूरतें हैं हमें बिजनेस को खड़ा करने के लिए। लेकिन क्या हमें जानते हैं कि बिजनेस कितने तरह का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस गाइस। 2 तरह के बिजनेस होते हैं। शायद आपने कहीं पे पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, बट नहीं समझा है, नहीं देखा
देखा या नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके दो तरह के बिजनेसेस होते हैं। तो पहला बिजनेस होता है डेट इज आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस, पारंपरिक व्यवसाय जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, और जो सेकंड बिजनेस होता है वो आपका है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिजनेस तो दोनों है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जितने पैरामीटर्स मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि आपको जरूरत होती है, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हैं देन आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ट्रेडिशनल बिजनेस को मैं थोड़ा सा अगर आपको एलैबोरेट करूं तो यूं समझ लीजिए, एक कंपनी होती है, कंपनी कोई उत्पाद बनाती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, सामान बनाती है, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है। वो कंपनी जो होती है वो डायरेक्टली कस्टमर तक तो पहुंचाएगी नहीं सामान, बट ऑब्वियस है आप सामान कहाँ से लेते हैं? मैं हो गया, आप हो गया, कोई भी इंसान हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे एक घड़ी खरीदनी तो मैं कहाँ से लूंगा? मैं एक दुकान से जाकर के परचेस करूंगा, मतलब मैं एक रिटेलर से सामान को लूंगा, मैं डायरेक्टली कंपनी के पास नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली कंपनी होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, और एक कस्टमर होता है, और कंपनी से कस्टमर तक सामान पहुंचाने के लिए बहुत से लोग होते हैं बीच में जो वर्क करते हैं। जैसा कि आप इस चीज को समझोगे अच्छे तरीके से अगर मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जैसे कंपनी होती है, कंपनी को इससे सामान कौन लेता है? कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स के पास सामान आता है। ये कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स से दूसरा सामान किसके पास पहुंचता है? वो होते हैं सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट के बाद में वो सामान किसके पास में आता है? वो स्टॉकिस्ट होते हैं। फिर होलसेलर आते हैं, स्टॉकिस्ट या होलसेलर आप बोल सकते हो। होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर के पास सामान आता है, और देन रिटेलर से हम एज अ कंज्यूमर जाके कस्टमर के तौर पे उसको खरीद लेते हैं। तो मतलब एक प्रोसेस, आप देखो, एक प्रोसेस के थ्रू आपके पास में कोई भी सामान पहुंचता है, एक सिस्टम के थ्रू आपके पास कोई भी सामान पहुंचता है। आई अगेन रिपीट, देयर इज अ कंपनी, कंपनी से सामान C&F एजेंट्स के पास आता है, फिर सुपर स्टॉकिस्ट के पास आता है, फिर होलसेलर के पास आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर रिटेलर्स होता है, एंड देन फिर आपका आता है कस्टमर। इस प्रोसेस से होकर के आप तक सामान कोई पहुंचता है। ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, और इसी में मैक्सिमम चीजों की जरूरत पड़ती है जिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की हम लोगों ने बात करी। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा जो दूसरा बिजनेस हमारा, डेट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में आप अभी तक जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको डेफिनेटली एक बार उसके ऊपर पढ़ना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करना चाहिए, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा अवसर है जहां पे मैं कहूंगा ये जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई बिजनेस की, वो सबकी रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होती है बॉस। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात आपने करी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में किन किन चीजों की जरूरत होती है, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये ढेर सारे लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली कंपनी जो होता है वो कस्टमर को सामान देता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये डायरेक्टली कंपनी टू कस्टमर आपको सामान मिल जाता है। यहाँ पे जो मीडियोकर्स थे आपको इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, होलसेलर, स्टॉकिस्ट और ऐसे C&F एजेंट्स, आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको एडवर्टीजमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, आपका जो सामान होता है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचता है, और ये कस्टमर ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर ही वो सारा काम कर देता है जो बाकी लोग करते थे। तो कितना शानदार तरीका है, मतलब बिना किसी लागत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी सरप्लस फंड के, बिना किसी बहुत ज्यादा वक्त दिए हुए आप एक पार्ट टाइम बेसिस पे एक अच्छा खासा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जरूर गेन करिए। बहुत शानदार आइडिया है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है जो काफी तेजी से आपके देश में इस समय ग्रो कर रहा है, और एक बहुत प्योर और लीगल तरीके से बिजनेस रन कर रहा है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जाते जाते जरूर करूंगा कि अगर आपके पास वो सारी चीजें नहीं है, अगर आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, अगर कोई रुकावटें आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही, तो एक बार आपको डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जरूर जाना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सपोर्ट करते रहेंगे तो हम दोनों लोग साथ साथ ग्रो करते रहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच इस कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बहुत अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।